नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज से हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी। और हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो नंबर पहला आपके लिए होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो कुछ भी बताया जाए उसे आप अच्छे से समझ सकें और इसको आप समझने के बाद बहुत आसानी से लर्न कर पाओगे। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स को आपको समझाया जाएगा, उनका अर्थ समझाया जाएगा ताकि आपके लिए हिंदी और ज़्यादा आसान की जा सके। यहाँ पर जो मैं हिंदी कराने वाला हूँ वो आपको पवन की बुक से कराने वाला हूँ, तो आप ये बुक ले सकते हो मार्केट से जा कर के। आपको जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स हैं वो आपको पवन की पूरी जो बुक्स हैं उनका 600 रुपये का सेट मिलता है, तो आप जा कर के उन बुक्स को ले सकते हो। ठीक है, ले लोगे, बुक्स से पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। आगे आने वाले समय में जब आप टेट सी टेट दे रहे होगे, आप जब सुपर टेट दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप सही से पढ़ रहे हो अभी से। तो अभी से पास होने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आपको एक एक चीज़ गहराई से पढ़नी है, तभी आप टीचर बनने की जो आपने सपना देखा है वो आपका साकार हो पाएगा। तो आपको हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सो आएंगे ही। आपका जो बेस बनेगा वो आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा साथियों। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा। और साथियों, मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ना चाह रहे हो हमसे तो आप पढ़ सकते हो। मैं ऑलरेडी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लगभग आपके 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो आप ज़रूर से वीडियोस को देख सकते हैं। आपके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो चैनल की जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे तो आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर आपको ये जो बुक है वो पवन की बुक है, साहित्य प्रकाशन पवन हिंदी। देखिए का लिखा हुआ है, कक्षा शिक्षण विषय वस्तु और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु एससीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार। तो ये आपका कवर है, पेज है आपका। और यहाँ पे साहित्य प्रकाशन देख सकते हो, ये आपके हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पहले चैप्टर में क्या दिया गया है उसे आप समझिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों, हिंदी भाषा में जो आपका ध्वनि होती है, यानी जो फोनोलॉजी होती है, को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना एवं उसको शुद्ध उच्चारण करना, और उसका एकदम जो उच्चारण है उसे आपको शुद्ध तरीके से करना है, आपको अशुद्ध तरीके से उसका उच्चारण नहीं करना है। ये चीज़ आप इसमें सीखने जा रहे हो कि यहाँ पर आप ध्वनियों के बारे में जानकारी लोगे, आप यहाँ पे शुद्ध उच्चारण किस तरीके से किसी चीज़ का करें वो आप जानकारी लोगे। और जो आपका कंपटीशन लेवल में आप जब जाते हो तो आपको एक चैप्टर मिलता है वर्णमाला के नाम से। क्या मिलता है? वर्णमाला के नाम से। तो वो यहाँ पे सब मटेरियल आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ बस। और लिखा तो आपका पूरा बुक में है, आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले लिखा हुआ ध्वनि का अर्थ। क्या होता है ध्वनि का अर्थ? तो यही समझा रहे हैं कि मनुष्य के भावों, यानी जो फीलिंग्स होती हैं, मनुष्य के जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, भाव विचारों तथा अनुभवों, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसके अनुभव होते हैं, जो उसने जीवन में अपने सीखा होता है। आदान प्रदान करना, आपको जब किसी को आदान प्रदान करते हो मतलब देना और लेना, इस तरीके से इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। करने का एक क्या है, एक माध्यम है, यानी मीडियम है। माध्यम भाषा है। क्या है? माध्यम क्या है? एक भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो आपको पता है जब भी हम किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम जैसे मान लीजिए हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, उर्दू में बोल रहे हैं, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये जो भाषा है ये एक मीडियम का काम करती है। यानी एक पर्सन मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप अपने विचारों को इस पर्सन तक पहुंचाना चाह रहे हो, और ये पर्सन ये पर्सन आप इससे पहुंचा रहे हो, ये पर्सन आपके पास पहुंचा रहा है। तो इसके बीच में जो काम करता है वो एक मीडियम काम करता है, किसका? लैंग्वेज का। लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो आप? क्या संकेत से जैसे बात कर लेते हो, लैंग्वेज जो यूज करते हो, तो जो लैंग्वेज होता है वही एक मीडियम का काम करता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो सकती है भाषा आपकी।
परंतु आपको यहाँ पर केवल जो मीडियम काम करता है वो भाषा के रूप में, केवल भाषा मीडियम का काम करती है दो लोगों के बीच में, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, किसके? ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। यानी अगर ध्वनि नहीं है तो ध्वनि के बिना आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अपनी कल्पना नहीं कर सकते कि हम किसी मतलब भाषा की कल्पना नहीं कर सकते, भाषा नहीं बन सकती अगर आपकी ध्वनि नहीं है, ठीक है। ध्वनि भाषा का मूलाधार है, यानी ये क्या है, एक बेस है इसका। मानव जिनके द्वारा बोलता है या जो वायु उसके जो मुख से यानी विवर से निकलकर वाग इंद्रियों के द्वारा जो मुख से उसकी जो ध्वनि निकलती हैं और वाणी प्रकट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो हम कुछ बोल रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ बोला तो वो हमारी क्या है? एक ध्वनि है। शब्दों देखिएगा, दूसरे शब्दों में हमारे मुख से मुख के अवयवों में घर्षण करती है। घर्षण का मतलब क्या है कि मतलब जब मान लीजिए आप चल रहे हो, एक रोड पे चल रहे हो, तो उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है चलने में मान लीजिए, तो उसमें क्या है? घर्षण काम कर रहा है। जैसे मान लो आप आगे को पैर रख रहे हो, पीछे को कोई आपको खींच रहा हो, तो क्या कर रहा है? घर्षण कर रहा है। यानी एकदम ऐसे नहीं, मतलब घिसते से हैं। जैसे मान लो आवाज़ करता है जब चप्पल चलते हैं तो घर्षण करती हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए थोड़ा क्या होती है? घर्षण करना पड़ता है हमको। यहाँ पे जब वायु निकलती है, हमारे मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं, तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो घर्षण करती हैं। अब देखिए लिखा हुआ, जो प्राण वायु बाहर निकलती है वही ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी जो प्राण वायु निकलती है उसे ही हम ध्वनि कहते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं? आवाज़ बोलते हैं। सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे? उसे हम आवाज़ बोलेंगे। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की हम पहचान किस तरीके से करेंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ जो चिन्ह होते हैं उनका हम यूज करते हैं। ये विशेष चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं, जो ये चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। अक्षर को ही हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। यानी अक्षर बराबर हम वर्ड बोल सकते हैं। अक्षर बराबर क्या बोल सकते हैं? वर्ड बोल सकते हैं। अक्षर बोलो या वर्ड बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये कैसी है? एक ही बात है आपकी। लिखा हुआ अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। समूह क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ अक्षर मिला करके, जैसे मान लीजिए हमने ये जैसे वर्णमाला हम बनाते हैं तो आ ई इस तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या है? ये अक्षरों का क्या है? एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। यही हमारा जब पूरा बन जाता है तो इसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। देखिए वर्ड से आप याद रख सकते हो वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर, अक्षर, ठीक है। और माला, तो माला से आप समझ सकते हो क्या? उसकी एक उसमें जैसे हम गार्लैंड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए माला बनाते हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या करते हैं? फूल्स डालते जाते हैं। इसी तरीके से इसमें वर्ड्स का हम डालते जाते हैं और वर्ड्स ही हमारी क्या बनाते हैं? एक माला बनाते हैं। यानी वर्णमाला तभी कहलाई जाती है जब वो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं और एक सही क्रम में होते हैं, तब वो वर्णमाला कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर का प्रयोग, यानी अलग अलग अक्षर का या वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जो ध्वनियाँ होती हैं, मूल ध्वनियाँ, उनमें अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं ध्वनि निकालने के लिए। अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं हम। वर्णमाला जब हम देखते हैं तो उसमें आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो हिंदी ध्वनियों का किस तरीके से, कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो प्रकार से किया गया है, एक स्वर और एक व्यंजन के रूप में। तो स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल बोलते हैं, ठीक है, वोवल। और यहाँ पे जो ये व्यंजन होता है इसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार से ध्वनियों को बांटा गया है, एक स्वर के टाइप में और एक व्यंजन के टाइप में, ठीक है। चलिए देखिए पहला लिखा हुआ है स्वर, स्वर की बात कर रहे हैं। तो स्वर में देखिए पहला क्या दिया गया है, तो कह रहे हैं ये स्वर टाइप से देखिए लिखा हुआ, जिनके उच्चारण में मुंह में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न होती है जब हम उच्चारित करते हैं उनको। जैसे मूल स्वर, मूल स्वर क्या होते हैं? तो इसमें चार मूल स्वर होते हैं जिन्हें ह्रस्व भी बोलते हैं। तो या तो आपका एग्जाम में लिख आ जाए कि मूल स्वर बताओ, मूल स्वर, ठीक है, या फिर एग्जाम में आपका लिखे आ जाए ह्रस्व स्वर बताओ। तो ये एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। ह्रस्व स्वर बात करें या मूल स्वर बात करें, आपको ये चार ही बताने हैं। यही ह्रस्व स्वर हैं, यही मूल स्वर हैं। यानी एक ही वर्ड्स को हम दो प्रकार से कह सकते हैं, मूल स्वर
या हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। तो क्या क्या आते हैं, छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ और ऋषि। आपके 4 वर्ड्स आते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा, अ ई उ ऋषि, ये आपके 4 वर्ड्स आते हैं और इनमें ये दोनों शब्द याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर, यानी एक सेम ही है। कभी कभी ह्रस्व स्वर लिख के दे देता है, कभी कभी मूल स्वर लिख के दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये किसके आधार पर हैं, तो आप देख लीजिए, जिनके उच्चारण में मुंह में अवरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे मूल स्वर आपके हो गए, इसके बाद दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं, बड़ा आ, ये गलत लिखा हुआ है, ये छोटी ई नहीं आती है इसमें, इसमें बड़ी ई आती है। ठीक है, बड़ी ई आती है, तो बड़ी ई कर लीजिए काट के इसको, बड़ा ऊ, ए ओ, फिर ए छोटी हो गई, बड़ी ए हो गई। ठीक है, यहाँ पे छोटा ओ हो गया, ये अ नहीं है। ठीक है, आ नहीं है, छोटा ओ हो गया, और यहाँ पे बड़ा ओ, और प्लुप्त में ओ, इसे जैसे इम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो, इतने वर्ड्स आते हैं। पहला हो गया आपका बड़ा अ, बड़ा अ, बड़ी ई। ठीक है, बड़ा ऊ हो गया आपका, फिर आपकी छोटी ए, छोटी ए के बाद आपकी बड़ी ए, बड़ी ए के बाद आपका ओ हो जाएगा, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये सभी आपके आते हैं किसके अंदर, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। किसके, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपके आते हैं। ओके, चलिए अब प्रयत्न के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार के इसके भेद हैं। तो देखिए, प्रयत्न के आधार पर दे रहे हैं कि जो भेद हैं वो पहला बाह्य प्रयत्न के आधार पर और आपका अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। देखिए, तो बाह्य प्रयत्न में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो घोष वर्ड्स होते हैं वो और सभी स्वर को यहाँ पे लिया जाता है। तो घोष वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो जब मैं आपको स्पष्ट व्यंजन बताऊंगा तो उसमें आपके 3, 4 और 5, तो इसके जो आते हैं वो सभी आपके घोष वर्ड्स होते हैं। और स्वर सभी आपको पता ही है, 11 आपके स्वर्स होते हैं, तो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी आएगा, सब कुछ समझाएंगे, घोष क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है, इस तरीके से सब कुछ बताया जाएगा। अभी यहाँ पे इतना ही सीख लीजिए, 3, 4, 5 अभी बताऊंगा, जब स्पष्ट व्यंजन बताऊंगा तब उसमें बता दूंगा आपको। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, जीवा के आधार पर, तो जीवा के आधार पर कितने हैं, तो देखिएगा, पहला है समृत। तो समृत में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये तो संवर्त के अंतर्गत आपके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है मुंह ढका रहता है, यानी कि जब आप इनको बोलोगे तो मुंह खुलेगा नहीं आपका, ढका हुआ रहेगा। ई ऊ इस तरीके से बोल के देख लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें एक और जोड़ लो, ऋषि, ये भी होता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत होता है। तो इसमें मुंह कैसा रहता है, ढका रहता है, ढका रहता है मुंह, ढका रहता है। ठीक है, यानी बंद रहता है, ऐसे याद कर लो, बंद रहता है मुंह। और आपके जो प्रोनाउंसिएशन है इनका निकल जाता है बंद होकर, बंद होते हुए भी। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि अर्ध समृत, तो अर्ध समृत में ये दे रहे हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, तो इनको काट लीजिएगा। इसकी जगह आप कर लीजिए, यहाँ पे जो बड़ी ए होता है उसको प्रयोग में लिया, छोटी ए को प्रयोग में लिया जाता है, और बड़ी ए नहीं इसके अंतर्गत होता है, छोटी ए होता है इसके अंतर्गत, और आपका इसमें ओ हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ओ हो जाता है, तो 2 हो जाएंगे इसके अंतर्गत, बड़ा ओ यहाँ पे लिख लीजिएगा और छोटी ए, तो ये 2 वर्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके जो अर्ध समृत, समृत के अंतर्गत ये सभी आ गए थे, ये समृत के अंतर्गत आ गए थे, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इसके अंतर्गत आते हैं छोटी ए हो गया और बड़ा ओ हो गया। ठीक है, अब देखिए अर्ध विव्रत क्या होता है, यानी अर्ध समृत का पहले अर्थ समझ लो कि क्या है इसका। तो इसका है कम खुलना, जो मुख होता है वो कम खुलता है। मुख क्या होता है, कम खुलता है, मुख कम खुलता है। ठीक है, कम खुलता है मुख। तो इसके आगे आप देख सकते हो अर्ध समृत के अंतर्गत, जब इसे ए ओ इस तरीके से बोल के देख लो, पता चल जाएगा। अब देखिए अर्ध विव्रत, तो अर्ध विव्रत क्या होते हैं, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो आप देख सकते हो, बड़ी ए आएगी, छोटा ओ आएगा और आ आएगा, इसके अंतर्गत 3 वर्ड्स आएंगे। तो ये आप याद कर लीजिए, इसके अंतर्गत बड़ी ए हो गया, छोटा ओ हो गया और अ हो गया, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे विव्रत, जो विव्रत है उसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो आ आता है। तो इसमें क्या है, आ को बोल के देखिए, आ, तो पूरा आपका मुख खुल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूरा आपका मुख खुल जाएगा, ये हो गया आपका विव्रत। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अर्ध विव्रत की बात करता, ठीक है, ये विव्रत था,
अब यहाँ पे अर्धविव्रत की बात करता है, जैसे मान लीजिए अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो इसके भी वर्ड्स आप लिख लीजिएगा। इसमें छोटा आ आता है, ठीक है। इसके बाद आपकी बड़ी ए हो गया, फिर बड़ा ओ हो गया, और यहाँ पर एक ये ओ वाला भी आता है, ठीक है। ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये वर्ड्स आते हैं आपके अर्धविव्रत के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, ओठों की आकृति के आधार पर, देखिए ओठों की आकृति के आधार पर दे रहा है कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो देखिए लिखा हुआ ओठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार, वृत्ताकार जो मुख की आकृति वृत्ताकार की टाइप में हो जाए अगर इसे बोलोगे इन वर्ड्स को। तो छोटा उ, बड़ा उ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी वर्ड्स आते हैं। उ, ओ, इस तरीके से बोल के देख लो इनको सबको, वृत्ताकारी टाइप में बनेगी। अवृत्ताकार क्या है, जो वृत्त के आकार की ना बने। तो छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। तो ऊपर वाले सभी अगर आपने यहाँ पे लिख दिए स्वर में, मतलब इतने लिख गए हैं, तो बाकी के बच्चे स्वर सभी इसमें अवृत्ताकार में लगा दो। वृत्ताकार के याद कर लो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, उसके बाद जितने भी स्वर बच्चे आप इसमें डाल दीजिएगा अवृत्ताकार में, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नासिक के आधार पर कितने होते हैं। तो देखिए नासिक के आधार पर एक पहला हो गया आपका निरुनासिक स्वर, इसमें छोटी अंग को छोड़ करके, यानी आपके सभी स्वर आ जाएंगे, छोटी अंग को हम छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ करके सभी स्वर होंगे वो निरुनासिक में चले जाएंगे। और यहाँ पर जो छोटी अंग होती है वो आपकी अनुनासिक में अंतर्गत आती है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इतने इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे आपको इसका चार्ट पूरा समझाएंगे किस तरीके से आपका ये चार्ट चलेगा और कैसे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।